दुनिया के 7 अजूबे और एकमात्र आश्चर्य जो आज भी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि गीजा के पिरामिड ही एकमात्र पिरामिड नहीं थे और वे पहले वाले भी नहीं थे। सबसे पहले वहां बहुत अच्छे पिरामिड थे, लेकिन वे लोगों की पकड़ में नहीं आए। नहीं, मैंने इसे बना लिया है। कहानी पर वापस। प्राचीन मिस्र में यह माना जाता था कि राजाओं को देवताओं द्वारा उनके मध्यस्थों के रूप में पृथ्वी पर सेवा करने के लिए चुना जाता था। मृत्यु के बाद उनसे अपेक्षा की गई कि वे स्वयं देवता बन जाए। पिरामिड परिसर का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि राजा के पास वह सब कुछ हो जिसकी उन्हें मृत्यु के बाद आवश्यकता हो सकती है। परिसर में पिरामिड, एक महल और मंदिर शामिल थे। पिरामिड में कब्र, जहां राजा को दफनाया गया था, फर्नीचर, भोजन और सोने के बर्तन जैसी कई चीजों से भरी हुई थी जिनकी उन्हें आवश्यकता हो सकती थी। दरअसल पहला पिरामिड गीजा के पहले पिरामिड के सामने आने से 80 साल पहले बनाया गया था। कुल मिलाकर उनकी संख्या लगभग 100 थी। हालांकि कुछ समाप्त नहीं हुए थे, चूंकि निर्माण में कुछ समय लगा और प्रत्येक फिरौन निर्माण के अंत को देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रहा। और अब बात करते हैं निर्माण की। गीजा के पिरामिडों में सबसे बड़ा पिरामिड 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। तो आखिर 5000 साल पहले, मशीनों और अन्य उपकरणों के प्रकट होने से भी बहुत पहले, उन्होंने इतनी बड़ी संरचना कैसे बनाई? खैर, आइए इसका पता लगाएं। तो फिरौन खुफू 2575 ईसा पूर्व के आसपास सिंहासन पर बैठा और उसके वास्तुकारों ने गीजा के सबसे पुराने और सबसे बड़े पिरामिड का निर्माण शुरू किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि पिरामिडों के निर्माण के लिए 2 मिलियन से अधिक चूना पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग किया जाना था। प्रत्येक का वजन लगभग 2.5 टन है, एक गैंडे के वजन के आसपास। वास्तुकार 20 वर्षों में निर्माण पूरा करना चाहता था। इसे संभव बनाने के लिए हर 4 मिनट में, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन और वर्ष में 365 दिन एक पत्थर ले जाना और धकेलना पड़ता था, लीप वर्ष को छोड़कर। तो जाहिर है, इसे पूरा करने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता थी। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड निर्माण स्थल पर काम करने वाले गुलाम लोग थे, लेकिन यह सच नहीं है। परियोजना में योगदान देने के लिए पूरे मिस्र से श्रमिक आए। कुल मिलाकर उनमें से लगभग 25,000 मिस्रवासी शारीरिक श्रम और औजार बनाने से लेकर प्रशासनिक कार्य तक सभी प्रकार के कार्य कर रहे थे। वे सभी प्रतिदिन लगभग 10 घंटे काम करते थे। उन्हें आवास दिया गया था और अच्छी तरह से खाना खिलाया गया था, और वे कुल मिलाकर उस समय एक औसत मिस्रवासी की तुलना में अधिक आरामदायक जीवन जी रहे थे। माना जाता है कि बिल्डर पास के एक अस्थायी शहर में रहते थे और एक मजबूत नेता के साथ एक उच्च संगठित समुदाय थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पिरामिडों को कंपास पर बिंदुओं के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया था और उनके किनारे चिन्ह की किरणों का प्रतीक थे, लेकिन उस समय कोई कंपास नहीं थे। प्राचीन मिस्रवासियों ने दिशाओं का स्वयं पता लगाया और अद्भुत सटीकता के साथ पिरामिडों को संरेखित करने के लिए 2 नक्षत्रों का उपयोग किया। निर्माण स्थल नील नदी के पश्चिमी तट पर व्यवस्थित किया गया था। इसका भी एक प्रतीकात्मक अर्थ था। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, वैसे ही जीवन भी पश्चिम में अस्त होता है। गीजा का दूसरा पिरामिड फू के बेटे फिरौन कौफर के लिए था। यह थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें स्फिंक्स की प्रसिद्ध बिना नाक वाली मूर्ति है। बेशक मूल रूप से इसकी एक नाक थी। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या हुआ, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य है और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। स्फिंक्स का शरीर शेर का और सिर इंसान का होता है। वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संरक्षक माने जाते थे। इस प्रसिद्ध स्फिंक्स, जिसे स्फिंक्स भी कहा जाता है, में फिरौन खफरे का सिर है और वह सूर्योदय की ओर मुंह करके उसके पिरामिड की रखवाली कर रहा है। स्फिंक्स दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। मूल रूप से इसकी न केवल नाक थी, बल्कि इसे चित्रित भी किया गया था। वैज्ञानिकों ने इसके चेहरे के लाल रंग के निशान खोजे हैं। तो सबसे अधिक संभावना है स्फिंक्स को लाल रंग से रंगा गया था। इसके शरीर पर पीले और नीले रंग के अवशेष भी है। प्रतिमा निश्चित रूप से उबाऊ नहीं थी। लगभग 1800 तक स्फिंक्स अपने कंधों तक दबा हुआ था
जब तक कि 160 लोगों की एक टीम के साथ एक साहसी व्यक्ति ने इसे खोदकर बाहर नहीं निकाला। लेकिन चलिए निर्माण पर वापस आते हैं। निस्संदेह श्रमिकों को पत्थर के ब्लॉकों की आवश्यकता थी। वहां दो मुख्य स्थान थे जहां लोगों को ये पत्थर मिल सकते थे। एक स्रोत निर्माण स्थल के नजदीक था, लेकिन वह जीवाश्म पंक्तिबद्ध पीला पत्थर केवल पिरामिड के आंतरिक भाग के लिए उपयुक्त था। बाहरी हिस्से के लिए चूना पत्थर के ब्लॉक 8 मील दूर से 30 फुट लंबी स्लेज पर खींचे गए थे। जाहिर है उन्हें खींचना बहुत कठिन नहीं था। सही मात्रा में पानी के साथ मिश्रित रेत काफी चिकनी थी और इतने वजनी पत्थर के साथ भी 10 लोग एक स्लेज को चला सकते थे। आश्चर्य की बात यह है कि चूना पत्थर के टुकड़े को काटना सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। जब यह जमीन में था तो यह नरम था और इसे अपेक्षाकृत आसानी से विभाजित किया जा सकता था। लेकिन हवा के संपर्क में आने के बाद चूना पत्थर कठोर हो जाता है, इसलिए सबसे कठिन हिस्सा ब्लॉकों को आकार देना था। वह कदम महत्वपूर्ण था क्योंकि छोटी छोटी अशुद्धियां पूरे पिरामिड के ढहने का कारण बन सकती थीं। तो ठीक है, उन चूना पत्थरों का खनन किया गया, स्लेज पर ले जाया गया, आकार दिया गया, और फिर क्या? उन्हें कैसे स्थापित किया जा सकता है? खैर, ये अभी भी एक रहस्य है। पुरातत्वविदों ने एक रैंप प्रणाली के अवशेषों की खोज की है जो पिरामिडों के निर्माण के समय के आसपास के है। इसलिए इतिहासकार इस बात पर आम सहमति पर पहुंचे हैं कि संभवतः मिस्रवासियों ने विशाल पत्थर के ब्लॉकों को स्थानांतरित करने और खींचने के लिए एक अद्वितीय रैंप प्रणाली डिजाइन की थी। सबसे आम राय यह है कि पिरामिड के चारों ओर कई रैंप थे। संभवतः पिरामिड के पत्थरों के ऊपर एक केंद्रीय रैंप बना हुआ था जिसके दोनों ओर 2 सीढ़ियां थीं। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जा रहा था, रैंप बढ़ता जा रहा था। लोग लकड़ी की स्लेजों पर पत्थर खींचते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, लेकिन यह सिर्फ विकल्पों में से एक है। अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रैंप पिरामिड के चारों ओर थे और कुछ का कहना है कि रैंप पिरामिड के अंदर थे। शायद हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे और यह हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। पिरामिड के बाहरी चूना पत्थर को रेत और पत्थर से तब तक पॉलिश किया गया जब तक वह चमकने न लगा। शीर्ष पर एक सोने और चांदी का शिलाखंड था जो दूसरे सूर्य की तरह मिस्र पर चमक रहा था। तो 5000 साल पहले ऐसा ही था। अब इंटीरियर के बारे में हैरानी की बात यह है कि पिरामिड के अंदर बहुत कुछ नहीं है। इसका अधिकांश भाग केवल ठोस पत्थर है जिसमें बहुत कम खुली जगह है। लेकिन आइए अंदर एक नजर डालें। प्रवेश द्वार से 2 सीढ़ियां हैं, एक नीचे की ओर और दूसरी ऊपर की ओर। वे हमें कक्षों में ले जाते हैं। अंदर उनमें से 3 हैं। अब ऐसा क्यों है? जाहिर है, पूरे निर्माण के दौरान एक दफन कक्ष को हर समय तैयार करना पड़ता था अगर निर्माण समाप्त होने से पहले फिरौन की मृत्यु हो जाती। इसलिए जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, एक के बाद एक अलग अलग कक्ष बनाए गए। उनमें से अंतिम मुख्य था। इसे राजा का कक्ष कहा जाता है। यह वही जगह है जहां खुफू आराम कर रहा था। यह पिरामिड के बिल्कुल मध्य में सबसे बड़ा कमरा है और इसमें जाने के लिए एक बड़ा रास्ता है। इसका उपयोग संभवतः इंटीरियर बनाने के लिए ग्रेनाइट को ऊपर ले जाने के लिए एक प्रकार के एलिवेटर के रूप में किया गया था। ग्रेनाइट का उपयोग समर्थन बीम की 5 मंजिलें बनाने के लिए भी किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिरामिड ढहे नहीं। और हम देख सकते हैं कि इसने काम किया क्योंकि यह सदियों से खड़ा है। दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी कक्ष की दीवारों पर चित्रलिपि नहीं है। यदि आप लेख देखना चाहते हैं तो आपको पिरामिडों के पास सजी हुई कब्रों पर जाना चाहिए। कला के वे टुकड़े प्राचीन मिस्र की संस्कृति और दैनिक जीवन का चित्रण हैं। ये ग्रंथ शोधकर्ताओं को उनकी भाषा और व्याकरण का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। जो खजाना कभी पिरामिडों में था उसे लोगों ने ले लिया है। पिरामिडों के अंदर कई गुप्त सुरंगें और रास्ते भी हैं, लेकिन इंटीरियर का पूरा प्लान आज भी किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक कई वर्षों से अंदर कैमरे वाले छोटे रोबोट भेज रहे हैं, लेकिन पिरामिडों के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। अब वे पिरामिडों को अंदर गए बिना बाहर से स्कैन करने के लिए एक्स-रे का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।